ऑपरेशन सिंदूर के बाद रैलियां, सोशल मीडिया पीआर प्रैक्टिसेस और घर घर सिंदूर पहुंचाने वाली मुहिम के बीच चीफ ऑफ द एयर स्टाफ डिफेंस सिस्टम को लेकर रक्षा मंत्री के सामने कहते हैं, मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिखता जो तय टाइमलाइन पर पूरा हुआ हो। कई मौकों पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए हमें पता होता है कि नहीं होने वाला है, पर फिर भी साइन कर देते हैं और सोचते हैं बाद में देखेंगे। अपने भाषण में अमरप्रीत सिंह ने टॉप क्लास कार इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वालों से अपील की कि वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए भी आगे आएं, चाहे प्रॉफिट कम ही हो। ये बयान गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या एयरफोर्स को एम्पावर करने के लिए इक्विपमेंट्स के टर्म में जो सपोर्ट सरकार को करनी चाहिए, सरकार वो नहीं कर रही? राफेल से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर तक सरकार ने ब्रांडिंग खूब की। राजनीतिक रैलियां हुई, भाषण हुए, भावोत्तेजक शोज बने, लेकिन क्या धरातल पर एयरफोर्स को एम्पावर करने में ढील बरती गई? फिलहाल एयरफोर्स में विमानों की स्थिति क्या है? किन समझौतों ने एयरफोर्स को बहुत कुछ झेलने पर मजबूर किया? हम अपने पड़ोसियों के मुकाबले कहां खड़े हैं? इन सब सवालों के जवाब न्यूज़ दैट मैटर्स के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। भारत की वायुसेना एशिया की सबसे पुरानी वायुसेना है, लेकिन आज हालत यह है कि हमारे पास जरूरत भर के फाइटर जेट्स तक नहीं है। देश में 42 स्क्वाड्रन स्वीकृत हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 31 हैं। एक स्क्वाड्रन में अमूमन 18 से 20 फाइटर जेट्स होते हैं। स्क्वाड्रन की कमी से भारत के पास आसमान से जवाब देने की ताकत बेहद कम होती जा रही है। इस संकट की जड़ में है पुरानी हो चुकी फ्लीट। भारत की वायुसेना आज भी जिन फाइटर जेट्स पर निर्भर है, उनमें से एक बड़ा हिस्सा तो ऐसे विमानों का है जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है या वो तकनीकी रूप से बहुत पीछे है। सबसे बड़ा उदाहरण है मिग-21। इसकी पहली उड़ान 1955 में हुई थी और भारत ने इसे 1963 में अपनी वायुसेना में शामिल किया था। यानी इस विमान को डिजाइन किए हुए लगभग 70 साल हो चुके हैं। जब भारत ने इस विमान को खरीदा तो यह वायुसेना की रीढ़ बन गया, लेकिन समय के साथ इसमें हादसों की संख्या भी बढ़ती गई। फिलहाल भारत के पास मिग-21 बाइसन नाम का वर्जन है, जो थोड़े अपग्रेड के साथ 2001 में लॉन्च हुआ था। लेकिन भले ही इसके इंजन और एवियोनिक्स बदले गए हों, इसकी मूल संरचना वही 1960 के दशक वाली है। इसी वजह से अपग्रेड के बाद भी हादसे रुके नहीं। अब तक 400 से ज्यादा मिग-21 क्रैश हो चुके हैं और इनमें 200 से ज्यादा पायलटों की मौत हो गई है। मिग-21 को लेकर इतने सवाल उठे कि इसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने लगा, जिसके चलते 2023 में जाकर सरकार ने ऐलान किया कि मिग-21 की आखिरी स्क्वाड्रन दिसंबर तक हटा दी जाएगी। भारी हादसों के बावजूद वायुसेना को ये विमान 2 साल और झेलने थे, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि ये काम 10 साल पहले क्यों नहीं किया गया? मिग-21 के अलावा भारत की निर्भरता जगुआर और मिराज 2000 जैसे पुराने विमानों पर भी है। जगुआर 1970 के दशक में बने थे और अब इनमें ना स्पीड है, न फ्यूल एफिशिएंसी और ना ही ये ज्यादा हथियार ले जा सकते हैं। मिराज 2000 भले ही कारगिल युद्ध में कारगर थे, लेकिन वो भी 1980 के दशक की टेक्नोलॉजी पर बने और अब इन्हें भी या तो रिटायर करना है या पूरी तरीके से अपग्रेड, लेकिन दोनों ही काम नहीं हो पा रहे। अब सोचिए, जब दुश्मन 5th जनरेशन के J-35 जैसे मॉडर्न फाइटर जेट्स, ड्रोन, सटीक मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस हो रहा है और हम 60 साल पुरानी मशीनों के भरोसे खड़े। चीन की वायुसेना के पास 1200 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, जिनमें J-20 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स भी हैं। पाकिस्तान ने चीन से JF-17 जैसे हल्के और सस्ते लेकिन नए फाइटर जेट्स लिए हैं और 2026 तक J-35 जैसे फाइटर जेट्स लेने की भी बात कर चुका है। लेकिन भारत अब भी वही पुराने जेट्स के भरोसे बैठा है। भारत को जब यह एहसास हुआ कि विदेशी फाइटर जेट्स पर ज्यादा देर तक निर्भर नहीं रहा जा सकता, तब एक सपना देखा गया है स्वदेशी लड़ाकू विमान का, जिसे भारत खुद बनाएगा, खुद उड़ाएगा और जिससे भारत की वायुसेना को आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। इस सपने का नाम था तेजस। हल्का, तेज, आधुनिक और पूरी तरीके से भारतीय। तेजस का काम शुरू हुआ 1983 में, लेकिन पहली उड़ान हुई 2001 में और फिर 2020 तक तो बस टेस्टिंग ही चलती रही। यानी एक विमान को उड़ने लायक बनाने में 40 साल लग गए। और जब पहली तेजस यूनिट वायुसेना को मिली, तब भी उसमें विदेशी इंजन, विदेशी रडार, विदेशी एवियोनिक्स लगे हुए थे। न तो इसका इंजन भारत में बना, न हथियार प्रणाली और न ही रडार पूरी तरीके से स्वदेशी रहा। तो सवाल यह उठता है, फिर इस स्वदेशी तेजस में स्वदेशी था क्या?
हालांकि तेजस का डिजाइन और उसकी फ्लाइंग कैपेबिलिटी काबिले तारीफ है, लेकिन इसमें बहुत सी सीमाएं हैं। तेजस एक हल्का फाइटर है जो सीमित हथियार ले जा सकता है और सीमित रेंज तक उड़ सकता है। यह एक मल्टी रोल जेट है, लेकिन सीमित मारक क्षमता के साथ। और जो तेजस अभी वायुसेना को दिए गए हैं वो सभी पुराने मार्क 1 वर्जन के हैं, जिनमें कई खामियां बताई गई हैं। इसके एवियोनिक्स बार बार फेल होते हैं, स्पेयर पार्ट्स में दिक्कत रहती है और इसकी मरम्मत प्रणाली उतनी मजबूत नहीं जितनी एक फ्रंट लाइन फाइटर जेट के लिए होनी चाहिए। लेकिन इन सबसे बड़ी एक और दिक्कत है, वो है डिलीवरी। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस को बड़ी धूमधाम से पेश तो किया, लेकिन उसकी रफ्तार कछुए से भी धीमी निकली। भारतीय वायुसेना ने तेजस मार्क 1A के 83 यूनिट्स ऑर्डर किए, जिनकी डिलीवरी 2024 में शुरू हुई, लेकिन अभी तक बमुश्किल गिनती के 4-5 यूनिट्स ही हाथ में आए हैं। HAL हर साल 16 तेजस बनाने का वादा करता है, लेकिन उत्पादन दर इतनी धीमी है कि 83 विमान आते आते दशक बीत जाएगा। तेजस को लेकर सरकार ने जितने बड़े बड़े दावे किए, जमीन पर उसका आधा भी मुकम्मल नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है सरकार खुद बनाने में ही देरी कर रही है, बल्कि दूसरे देशों से खरीदे जाने वाले फाइटर जेट्स और अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिए भी सरकार का यही हाल है। जब भारत ने 2016 में फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया, तो सरकार ने इसे गेम चेंजर बताया था। कहा गया कि इससे वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। राफेल को ट्रांसफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म कहा गया, यानी ऐसा फाइटर जेट जो भारत की हवाई सीमाओं को पूरी तरीके से सुरक्षित कर देगा। लेकिन सच ये है, ये सौदा जितना चमकीला नजर आया उतना ही अधूरा भी रहा। दरअसल भारत की जरूरत 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMRCA की थी, यानी ऐसे फाइटर जेट्स की जो हर किस्म के मिशन में काम आ सके, चाहे वो एयर डोमिनेंस हो, ग्राउंड अटैक हो या समुद्री निगरानी। इसके लिए प्रक्रिया 2007 में शुरू हुई। कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां मैदान में उतरी। अमेरिका का F-16, रूस का MiG-35, यूरोप का टाइफून और फ्रांस का राफेल। लंबी जांच पड़ताल और फील्ड ट्रायल्स के बाद राफेल को चुना गया। पहले प्लान के मुताबिक HAL और फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट मिलकर 108 राफेल भारत में बनाते और बाकी 18 सीधे फ्रांस से आते। लेकिन यह पूरा सौदा बाद में कैंसिल कर दिया गया और फिर सीधे फ्रांस से 36 तैयार राफेल खरीदने का नया कॉन्ट्रैक्ट किया गया, बिना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बिना भारत में मैन्युफैक्चरिंग के। इस नए सौदे पर सवाल उठे, जब 126 की जरूरत थी तो सिर्फ 36 क्यों खरीदे गए? HAL को बाहर कर देना, फिर मेक इन इंडिया का ढिंढोरा पीटना, क्या यह सब कुछ तर्कसंगत था? 2020 तक सभी 36 राफेल भारत आ गए, लेकिन इतने कम जेट से वायुसेना की कुल जरूरत कैसे पूरी होती? न तो ये फुल स्क्वाड्रन बना सकते थे और ना ही भारत के सभी मोर्चों पर तैनात हो सकते। नतीजा ये हुआ कि राफेल एक शोपीस जैसा बना रहा, ताकतवर जरूर लेकिन संख्या में काफी कम। और यह सब उस वक्त हो रहा था जब चीन LAC पर घुसपैठ कर रहा था और पाकिस्तान एग्रेशन दिखा रहा था। उस हालत में देश को चाहिए थे 4-5 स्क्वाड्रन नए लड़ाकू विमान, लेकिन हमारे पास था सिर्फ एक स्क्वाड्रन राफेल और बाकी की उम्मीदें हवा में लटकी हुई। 126 एयरक्राफ्ट की जगह सिर्फ 36 खरीदने को भले ही मीडिया ने ऐतिहासिक फैसला बता दिया हो, लेकिन इनसे वायुसेना की जरूरत पूरी नहीं होने वाली थी। इसीलिए राफेल डील पूरी होने के बाद वायुसेना ने एक नई कोशिश शुरू की, MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। ये योजना राफेल जैसी ही होने वाली थी, लेकिन स्केल में ज्यादा बड़ा। इसमें 114 अत्याधुनिक फाइटर जेट्स खरीदने की बात थी। सेना ने अपनी पेशकश सरकार को दी। 2021 में इस योजना की औपचारिक घोषणा हो गई। अमेरिका से F-15 और F-21, फ्रांस से राफेल, रूस से MiG-35 और Su-35, यूरोप से यूरोफाइटर टाइफून और स्वीडन से ग्राइपन जैसे फाइटर्स मैदान में आए। ऐसा लग रहा था कि अब भारत जल्द फैसला लेगा और अपनी वायुसेना की ताकत को पटरी पर ला देगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 3 साल बीत गए, ना टेंडर निकला, ना कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और ना ही यह तय हुआ कि कौन सा विमान आएगा। वायुसेना की जरूरत जस की तस बनी रही, लेकिन फाइलें मंत्रालय की टेबल पर धूल फांकती रही। इस बीच डिफेंस बजट में भी MRFA के लिए कोई खास आवंटन नहीं हुआ। अब जाकर सरकार ने फैसला लिया कि वो साल 2035 तक खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगी, यानी पाकिस्तान के पास अगले साल 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा और हमारे पास 2035 तक। अगर पिछले रिकॉर्ड को देखें तो लगता नहीं कि 2035 तक भी यह संभव हो पाएगा। भारत ने लड़ाकू विमान बनाने के कई बड़े बड़े सपने देखे, लेकिन हकीकत में इन सपनों को पूरा करने के नाम पर सरकार बार बार फिसलती और लड़खड़ाती नजर आई। चाहे तेजस हो या AMCA जैसे अगली पीढ़ी के विमान, हर बार कोई ना कोई मामला अटक जाता, लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट लटक जाते हैं।
सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है पर असल में काम धीमे और अधूरे पड़ जाते हैं। तेजस प्रोजेक्ट तो सालों पीछे छूट चुका है। डिलीवरी होनी थी पर कभी तकनीकी दिक्कतें, कभी बजट की तंगी तो कभी प्रशासनिक उलझनों की वजह से काम ठप हो जाता है। इस बीच देश की सीमाओं पर खतरे बढ़ते रहते हैं, लेकिन सरकार अपनी गोलबंदी में फंसी रहती है। हकीकत यह है कि भारत की वायुसेना को हर हाल में नए फाइटर जेट्स चाहिए, क्योंकि अगले 10 साल में 10 से ज्यादा स्क्वाड्रन पूरी तरीके से रिटायर हो जाएंगे, यानी 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स पुराने हो जाएंगे। और अगर एमआरएफए जैसी योजनाएं लटकती रही तो देश की वायु सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बदल जाएगी। दुश्मन तेजी से आगे बढ़ रहा है, नई टेक्नोलॉजी से लैस हो रहा है और हम अब भी पुराने ढांचे, लटके हुए प्रोजेक्ट्स और आधे अधूरे वादों के सहारे अपनी वायुसेना को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं है, यह नीति और नीयत दोनों का सवाल है। हर साल एयर शो में उड़ते हुए तेजस या नई घोषणाओं के पोस्टर बनाना और वाहवाही लूटने से काम नहीं चलेगा। सवाल यह नहीं कि हम फाइटर जेट्स बना सकते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या हमारी सरकारों के पास इच्छा शक्ति है, काबिलियत है और पारदर्शिता है कि वो इस जिम्मेदारी को समय पर निभा सके। क्योंकि देश की सुरक्षा सिर्फ भाषणों से नहीं होती और सवाल सत्ता में ना रहने वाली विपक्षी पार्टियों से भी है कि क्या इस सवाल को गंभीरता से उठाया जा सकता है और एक मुहिम बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।